नमस्कार, मैं डॉक्टर अर्चना राय, असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी, हेमवती नंदन बहुगुणा, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, नैनी, प्रयागराज। आज के मेरे इस व्याख्यान में आप सभी का स्वागत है। मेरे आज के इस व्याख्यान का विषय है अनुवाद के प्रकार। इसके पहले के व्याख्यान में मैं अनुवाद के अर्थ, स्वरूप और अवधारणा के बारे में विस्तार से बता चुकी हूँ। तो आज हम चर्चा करेंगे अनुवाद के प्रकार पर। अनुवाद की प्रक्रिया में प्रयोग, प्रयोजन, प्रयुक्ता आदि कई तत्व सम्मिलित होते हैं और इन सभी को ध्यान में रखते हुए अनुवाद को हम 3 प्रकार के बताते हैं या 3 भागों में बांटते हैं: शब्दानुवाद, भावानुवाद और छायानुवाद, जिसे हम रूपांतर अनुवाद भी कहते हैं। आइए अब इन तीनों प्रकारों को हम विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले हम आते हैं शब्दानुवाद पर। मूल पाठ के शब्द क्रम की अपेक्षा इसमें वाक्य की संरचना महत्वपूर्ण होती है, अर्थात वाक्य संरचना को ध्यान में रखकर यहाँ हम अनुवाद करते हैं। चूँकि इसमें मूल रचना के प्रत्येक शब्द के लिए दूसरी भाषा का शब्द रखना होता है, इसलिए हम इसे स्थानापन्न अथवा कोशगत अनुवाद भी कहते हैं। प्रायः यह पद्धति ज्ञान, विधि, प्रौद्योगिकी, गणित आदि सूचनापरक सामग्रियों में अपनाई जाती है। जैसे एक उदाहरण मैं दे रही हूँ आपको, बर्न द लैम्प यानी बत्ती जलाओ, इसका अनुवाद हमने किया। द लैम्प की जगह हमने बत्ती और बर्न की जगह जलाओ, यानी हर शब्द के लिए दूसरी भाषा का शब्द हमने रख दिया है। तो यह है शब्दानुवाद। दूसरे नंबर पे हम आते हैं भावानुवाद। भावानुवाद क्या है? इसमें मूल कृति के शब्द चयन, वाक्य रचना आदि महत्वपूर्ण नहीं होते हैं, बल्कि उसका भाव महत्वपूर्ण होता है। यानी हम मूल कृति के भाव को पकड़ने का प्रयास करते हैं। कोई भी कृति को पढ़कर जो प्रभाव हमारे मन पर पड़ता है वह प्रभाव महत्वपूर्ण है। कभी कभी हम इसे सेंस फॉर सेंस अथवा फोर्स अथवा फ्री ट्रांसलेशन, सेंस फॉर सेंस अथवा फ्री ट्रांसलेशन भी कहते हैं। यानी इसमें मूल कृति का सेंस या भाव महत्वपूर्ण होता है और वही भाव लक्ष्य भाषा में आना चाहिए, भले ही शब्द चयन, वाक्य रचना आदि का क्रम क्यों न बदल जाए। इसके बाद अब मैं आती हूँ तीसरे नंबर के अनुवाद पे, छायानुवाद या रूपांतर अनुवाद। छायानुवाद या रूपांतर अनुवाद लक्ष्य भाषा में मूल पाठ के कथ्य का रूपांतरण ही छायानुवाद है। अर्थात स्रोत पाठ का अनुवादक के मन पर पड़ा प्रभाव और उस प्रभाव के अनुसार लक्ष्य भाषा में कथ्य का रूपांतरण ही छायानुवाद है। इसमें मूल पात्र की छाया मात्र होती है, या हम कह सकते हैं कि मूल घटना की छाया मात्र होती है, इसलिए इसे हम छायानुवाद कहते हैं। जैसे शेक्सपियर के नाटक मर्चेंट ऑफ वेनिस का भारतेंदु हरिश्चंद्र ने दुर्लभ बंधु नाम से हिंदी में अनुवाद किया, जिसमें पात्रों के नाम, वातावरण आदि सभी चीज़ों का भारतीयकरण किया गया है। यानी कथ्य तो मूल कृति का ही है, लेकिन बाकी सारी चीज़ों में देश काल और वातावरण के हिसाब से परिवर्तन कर लिया गया है। तो यह है अनुवाद के 3 मुख्य प्रकार: शब्दानुवाद, भावानुवाद और छायानुवाद। इसके बाद अब हम चर्चा करते हैं, ये तो 3 मुख्य प्रकार हैं। इसके अलावा अनुवाद को अनेक आधारों पर पुनः कई मुख्य प्रकारों में बांटा गया है या कई प्रकारों में बांटा गया है। जैसे प्रक्रिया के आधार पर, पाठ के आधार पर और विषय की प्रकृति के आधार पर। यह 3 और प्रकार हैं जिनके आधार पर अनुवाद का विभाजन हम करते हैं। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे प्रक्रिया के आधार पर। प्रक्रिया के आधार पर अनुवाद को हम पाठधर्मी और प्रभावधर्मी अनुवाद में बांटते हैं। पाठधर्मी और प्रभावधर्मी अनुवाद, पाठ जिसके बारे में अनुवाद के अर्थ और अवधारणा को बताते समय मैं विस्तार से चर्चा कर चुकी हूँ। इसके बाद हम चर्चा करते हैं पाठ के आधार पर अनुवाद के प्रकार, जिसे हम कई भागों में बांटते हैं: पूर्ण अनुवाद, आंशिक अनुवाद, समग्र अनुवाद, परिसीमित अनुवाद, स्वनिमिक अनुवाद, लेखिम अनुवाद, व्याकरणिक अनुवाद, गद्य और पद्य के आधार पर अनुवाद और साहित्य विधा के आधार पर अनुवाद। जैसा कि इसको सुनने से ही लग रहा है कि इसमें से कई सारे नाम बिल्कुल स्वतः स्पष्ट हैं, जिनकी व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं है, और कुछ को मैं संक्षेप में यहाँ आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। जैसे पूर्ण अनुवाद, यानी स्रोत पाठ का सभी दृष्टियों से अनुवाद, यह प्रभावधर्मी अनुवाद की तरह होता है। और
दूसरे नंबर पे हम आते हैं आंशिक अनुवाद। इस प्रकार के अनुवाद में स्रोत भाषा के कुछ अंश या अंशों का लक्ष्य भाषा में अनुवाद नहीं हो पाता, जैसे ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ आदि। तो उसको हम जस का तस या एज इट इज़ रख देते हैं और इसलिए हम इसे आंशिक अनुवाद कहते हैं। तीसरे नंबर पे हम आते हैं समग्र अनुवाद। समग्र अनुवाद क्या है? इसमें स्रोत भाषा के पाठ के सभी भाषिक स्तरों को लक्ष्य भाषा के पाठ में प्रतिस्थापित किया जाता है। चूँकि इसमें सभी भाषिक स्तरों का अनुवाद होता है, इसलिए इसमें प्रत्येक स्तर पर समतुल्यता नहीं आ पाती, इसलिए इसमें कुछ कमियां हैं। इसके बाद हम चर्चा करते हैं परिसीमित अनुवाद की। परिसीमित अनुवाद क्या है? समतुल्यता के आधार पर किसी एक भाषिक स्तर पर किया गया अनुवाद परिसीमित अनुवाद है। यह अनुवाद भाषा के किसी एक स्तर पर ही हो सकता है, जैसे स्वनिमिक, लेखिम, व्याकरणिक और शब्दकोशीय। स्वनिमिक अनुवाद क्या है? स्वनिमिक अनुवाद या फोनेटिक ट्रांसलेशन, जिसका संबंध केवल उच्चारण से है। इसमें मूल भाषा की स्वनिम व्यवस्था के स्थान पर लक्ष्य भाषा की स्वनिम व्यवस्था आ जाती है। और जैसे एक उदाहरण से हम इसे समझते हैं, अंग्रेजी के फ के स्थान पर मराठी में फ और उर्दू के ज की जगह हिंदी में ज का प्रयोग स्वनिमित अनुवाद के उदाहरण। अब हम चर्चा करते हैं लेखिम अनुवाद की, जिसको हम स्क्रिप्ट ट्रांसलेशन कहते हैं हिंदी में, अंग्रेजी में। तो यह स्क्रिप्ट ट्रांसलेशन या लेखिम अनुवाद लिपि के चिन्हों से संबंध रखता है। उच्चारण से का इसमें कोई लेना देना नहीं होता। जैसे PH अंग्रेज़ी में हम लिखते हैं PH, या रोमन लिपि में हम लिखते हैं PH और उसकी जगह हिंदी में हम लिखते हैं फ। इसके बाद हम चर्चा करते हैं व्याकरणिक अनुवाद की। यह अनुवाद व्याकरण की दृष्टि से होता है। जैसे ही विल ट्रैवल बाई एक्सप्रेस ट्रेन, इसमें बहुत सारी चीज़ों और बहुत सारे शब्दों को हम जस का तस उतार देते हैं। जैसे इसका हिंदी अनुवाद हम कर रहे हैं, वह एक्सप्रेस ट्रेन से ट्रैवल करेगा, यानी इसमें बहुत सारी चीज़ों का अनुवाद हुआ ही नहीं है, लेकिन व्याकरण की दृष्टि से देखा जाए तो यह अनुवाद बिल्कुल सही है। इसके बाद हम चर्चा करते हैं विषय की प्रकृति के आधार पर, जिसको मैं केवल संक्षेप में आपको बता रही हूँ। सारानुवाद, व्याख्यानुवाद, रूपांतरण अनुवाद और परोक्ष अनुवाद, जो मोटे तौर पे कहीं ना कहीं आपको बताया जा चुका है इस पूरे अनुवाद के व्याख्यान में। तो उम्मीद करती हूँ कि अनुवाद के प्रकार से आप सभी लोग परिचित हो गए होंगे, और अगले व्याख्यान में मैं मिलूँगी आपसे और चर्चा करेंगे हम अनुवाद के महत्व पर। तब तक के लिए धन्यवाद।